हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक्स देख रहे हैं। इस वीडियो में हम गेगनेस टीचिंग वीडियो ऑनलाइन ऑफलाइन और मूक जो है उसके बारे में देखने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक जरूर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। गेगने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक्सप्लेन। गेगने जो है इन्होंने रॉबर्ट गाग्ने जो है उन्होंने एक 9 स्टेप की एक प्रक्रिया शिक्षण प्रक्रिया बताई है कि जो शिक्षण होता है, जो टीचिंग होता है, किस प्रोसेस के तहत होता है उसके बारे में बताया है। चलिए अब हम देखते हैं। रॉबर्ट गाग्ने 1916 से 2002 एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1940 के दशक में शिक्षण के विज्ञान की नींव रखी। उनकी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग पहली बार 1965 में प्रकाशित हुई। उसमें उन मानसिक स्थितियों की पहचान की जो प्रभावी शिक्षा के लिए आवश्यक है। गाग्ने ने 9 स्तरीय प्रक्रिया बनाई जो प्रभावी शिक्षा के लिए आवश्यक प्रत्येक तत्व का विवरण देती है। चलिए, 9 स्तरीय जो प्रक्रिया है जिसमें सबसे पहला है ध्यान, गेनिंग अटेंशन, तो ध्यान आकर्षित करना। तो पहला कदम शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करना है। यह एक समस्या प्रस्तुत करके तो विद्यार्थियों का जो लर्नर है, जो स्टूडेंट, उसका ध्यान कैसे आकर्षित करेंगे, समस्या प्रस्तुत करेंगे, उनसे प्रश्न पूछेंगे, कुछ रोचक दिखाकर किया जा सकता है। तो ना, शोइंग अ सरप्राइजिंग फैक्ट और शॉर्ट वीडियोस क्लिप, इस टाइप के इनको दिखाकर उनका ध्यान आकर्षित किया जाता है। ठीक है। दूसरा, इंफॉर्मेशन लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, शिक्षार्थियों को उद्देश्य की जानकारी देना। ठीक है। तो स्पष्ट रूप से बताएं कि पाठ के अंत तक शिक्षार्थी क्या करने में सक्षम होंगे। तो पहले से उनको क्लियर कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, इससे आपको क्या सीखने को मिलेगा, इस चीज़ से आप क्या समझ पाएंगे, क्या करने में सक्षम हो सकेंगे, इस बारे में बताया जाए। फिर थर्ड है पूर्व ज्ञान की पुनः स्मरण, जो शिक्षार्थियों को नई जानकारी उनके पूर्व ज्ञान के बीच संबंध बनाने में सहायता करे। तो ऐसे जो पहले ऑलरेडी उनको ज्ञान है वो और जो नया ज्ञान दिया जा रहा है, उन दोनों को इस प्रकार से मिलाएं, रिलेटेड करें, जिससे कि उनको सहायता हो सके। और ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से पुनः प्राप्ति, उस ज्ञान की जो ऑलरेडी उन्होंने पढ़ रखा है उसे रिकॉल कराएं और नया उससे संबंधित उन्हें समझाएं, उसी को जोड़ते हुए नए नए ज्ञान को दिया जाए। फोर्थ है उत्तेजना प्रस्तुत करना, तो नई जानकारी या कौशल को स्पष्ट और संगठित तरीके से प्रस्तुत करें। ठीक है। जैसे वेल स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करके या डेमोन्स्ट्रेशन के साथ उनको और उत्तेजित, मतलब एक्सपेरिमेंट दिखा रहे तो उनमें और उत्साह बढ़े, प्रेरित हो और उनमें रुचि बढ़े कि अरे कैसे होगा, क्या होगा, इसको करने से क्या हो रहा है। तो ऐसे प्रेजेंटेशन दिखाए, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाकर उनकी स्किल्स को स्पष्ट करें, उनको नई जानकारी को और अच्छे से समझाएं। ठीक है। फिर फिफ्थ स्टेप जो है शिक्षण मार्गदर्शन प्रदान करना। तो शिक्षार्थियों को नई जानकारी समझने और याद रखने में मदद के लिए संकेत, उदाहरण, उपमाएं प्रदान करें। मतलब उन्हें जब नया ज्ञान दिया जा रहा है, उन्हें जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही, तो वो याद रख सके, तो ऐसे उनको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाए। कुछ सिंबल्स ऐसे जो उनको याद रह सके, ऐसी चीजें उनको दिखाई जाए, है ना। हिंट दिया जाए, जैसे शॉर्ट हिंट होती है, या कुछ इस तरीके से उन्हें समझाने के लिए दें। ठीक है, जिससे वो उसको याद रख सकें। ठीक है। फिर 6 पॉइंट है प्रदर्शन को प्रोत्साहित करना, प्रतिक्रिया देना। तो शिक्षार्थियों को नए कौशल का अभ्यास करने या नई जानकारी को लागू करने के लिए कहें। अब उन्होंने जो पढ़ लिया है, जो उनको बताया है, उन्हीं से बोला जाए कि अब तुम, मतलब उनको ऐसे क्वेश्चंस दीजिए कि वो खुद सॉल्व करें। ठीक है। उन्हें जैसे अगर मैथ्स का है, हमने उसको उन्हें पहले बता दिया ये फॉर्मूला होता है, अब प्रॉब्लम दी है कि अब सॉल्व करें, तो उन्हें प्रोत्साहित करें कि वो उसको रिएक्ट करें, उस पर अपना नॉलेज अब को प्रदर्शित करें कि उन्होंने कितना सीखा है ना। नेक्स्ट स्टेप है प्रतिक्रिया प्रदान करना।
शिक्षार्थियों के प्रदर्शन पर तत्काल और विशेष प्रतिक्रिया दें। अब उन्होंने जो जो उन्होंने सॉल्व करके बताया, उन्होंने उनसे जो पूछा गया, उनके जो जवाब दिए, उन्होंने जो प्रेजेंट करके दिखाया है, उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देनी चाहिए, उनको फीडबैक मिले, ताकि उनसे पता पड़े कि कहाँ उनकी गलती हो रही, कहाँ उनका सही है, क्या पार्ट अच्छा है, क्या, तो उनसे उस चीज़ को समझने में मदद मिले। प्रदर्शन का आकलन करना, पुनः तो यह निर्धारित करने के लिए कि शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करें कि क्या उन्होंने शिक्षण उद्देश्य को प्राप्त किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब उनको फीडबैक दिया गया है, तो यहाँ पे फिर उनके परफॉर्मेंस के लिए ये मतलब आकलन करना कि उन्होंने सही तरीके से सीखा है, उन्होंने जो सिखाया है वो सीख पाए हैं, शिक्षण का उद्देश्य हुआ है या नहीं है, इस बात को मूल्यांकन किया जाएगा, असेस किया जाएगा टीचर्स द्वारा। फिर नाइन्थ स्टेप जो है, प्रतिधारण और स्थानांतरण को बढ़ाना। तो शिक्षार्थियों को नई जानकारी बनाए रखने और उसे विभिन्न संदर्भों में स्थानित करने में सहायता करे। तो जैसे प्रोवाइडिंग एडिशनल प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटीज़, मतलब और नई अपॉर्चुनिटीज़ एडिशनल उनको और सीखने के लिए ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करें। इंकरेजिंग लर्नर टू अप्लाई द न्यू नॉलेज इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन में उसे अप्लाई करे, उसके लिए उनको इनकरेज करना। तो ये 9 स्टेप गेगने ने दिए हैं कि किसी टीचिंग जो प्रभावी टीचिंग के लिए ये स्टेप्स से होकर गुजरना होता है, तब जाके प्रभावी स्टेप मतलब जो शिक्षण के उद्देश्य पूरा होता है। तो पहला था ध्यान को आकर्षित करना, शिक्षार्थियों को उद्देश्य की जानकारी देना, पूर्व ज्ञान की पुनः स्मरण कराना, उत्तेजना प्रस्तुत कराना, शिक्षण मार्गदर्शन प्रदान करना, प्रदर्शन को प्रोत्साहित करना, प्रतिक्रिया प्रदान करना, प्रदर्शन का आकलन करना, प्रतिधारण और स्थानांतरण को बढ़ावा देना। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑनलाइन टीचिंग मेथड एंड ऑफलाइन टीचिंग मेथड। तो ऑफलाइन टीचिंग मेथड अभी तक जो हमने जब ऑनलाइन नहीं आया था, तब तक ऑफलाइन का चलन चला था, जहाँ पर कक्षाओं में बैठकर कहीं ग्रुप बनाकर ऐसे आमने सामने बैठकर टीचर और लर्नर जो है, स्टूडेंट से आमने सामने बैठकर टीचर लर्निंग की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। और ये ट्रेडिशनल वे था, आज भी इन्हें किया जा रहा है, लेकिन ये एक सीमित स्थान तक ही है। लेकिन और जो ऑनलाइन मेथड है, वहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पे कोई भी अपने घर से बैठकर, किसी एक स्थान से बैठकर किसी भी स्थान की जो टीचिंग है वो सीख सकता है, वो वहाँ कहीं से भी सीख सकता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ऑफलाइन में सिर्फ एक है, अगर आप मान लीजिए पर्टिकुलर आप किसी एक स्टेट में रह रहे हैं, आप उस स्टेट के किसी शहर में रह रहे हैं, आप उस कॉलेज में हैं वहाँ के, तो आप उस कॉलेज में जो सिखाया जा रहा है उसी चीज़ को आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन अगर ऑनलाइन की बात की जाए, तो वहाँ पर आप अपने घर पे ही रह के आप किसी भी दूर विदेश के कॉलेज में भी वहाँ जो पढ़ाया जा रहा है उसको सीख सकते हैं। तो चलिए, अब हम देख लेते हैं इसके बारे में। ऑनलाइन शिक्षण विधि तो इस प्रक्रिया को संदर्भित करती है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी समय और स्थान द्वारा अलग अलग होते हैं। यहाँ पे अलग अलग समय पे, क्योंकि आप देखेंगे यूट्यूब पे भी जो वीडियो रिकॉर्डेड है वो कब के अपलोड किए हुए हैं, आप आज देख रहे हैं, तो यहाँ समय भी अलग है। मान लीजिए मैं अभी सुबह के टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड मतलब अपलोड करती हूँ, आप शाम के टाइम पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा समय भी अलग है। दूसरा, हम स्थान भी अलग है, मैं MP इंदौर से बैठ के पढ़ा रही हूँ और आप अलग अलग स्टेट से या जहाँ से भी पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ आपका स्थान भी अलग है। और शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी जैसे इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है ना, तो यहाँ स्थान भी अलग है। और यहाँ अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए क्या क्या इंटरनेट की ज़रूरत होती है। ठीक है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सामने आमने सामने देख के भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप यहाँ पे टीचिंग करते हैं। अब है ऑफलाइन शिक्षण विधि में, तो ये पारंपरिक कक्षा शिक्षण को संदर्भित करती है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी एक ही स्थान पर शारीरिक रूप से उपस्थित होते हैं और सीखने को आमने सामने की बातचीत के माध्यम से सुविधाजनक बनाया जाता है। अब थोड़े डिफरेंस देख लेते हैं हम। लोकेशन की बात करें तो इंटरनेट की पहुंच वाले किसी भी स्थान से संचालित किया जाता है ऑनलाइन, और ऑफलाइन में होता है एक भौतिक कक्षा के में सेटिंग की आवश्यकता होती है।
फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, तो समय और स्थान के संदर्भ में अधिक लचीलापन प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ पे समय भी अलग अलग हो सकता है, स्थान भी अलग अलग हो सकता है। ऑफलाइन में क्या होता है, एक ही समय होना चाहिए, एक ही स्थान पे होगा, तभी यहाँ पर टीचिंग हो सकेगी। बातचीत ऑनलाइन में मुख्य रूप से आभासी होता है, चैट, वीडियो कॉल और फोरम के माध्यम से बातचीत होती है, लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, सीधे आमने सामने बातचीत होती है। संसाधनों तक पहुंच, तो डिजिटल संसाधनों की एक विशाल श्रृंखला तक पहुंच होती है, और यहाँ पे जो ऑफलाइन है, यहाँ पे कक्षा, पुस्तकालय, जो अपनी लाइब्रेरी है, वहाँ से जो भौतिक संसाधन है वहीं तक ये सीमित होता है। सीखने की गति, तो छात्र अक्सर अपनी गति से सीख सकते हैं, और ऑफलाइन में शिक्षक द्वारा निर्धारित गति का पालन करना होता है। मतलब ऑनलाइन में हम अपने स्पीड्स के कारण, जैसे वीडियो की स्पीड बढ़ा दिया है, कुछ अगर हमें ऑलरेडी कुछ चीज़ आती है, समझ में आ गया है, तो जल्दी से उसको आगे कर दिया है, एक ही बार में वीडियो को मतलब देख कर समझ सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन में क्या है, शिक्षक जो गति डिसाइड करता है उस गति से समझने को मिलता है। टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट, तो एक कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइस और इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। ऑफलाइन में न्यूनतम प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है, अक्सर केवल एक व्हाइट बोर्ड और मार्कर की ही ज़रूरत होती है। फिर मूल्यांकन विधियाँ, असेसमेंट मेथड क्या है, तो डिजिटल क्विज, असाइनमेंट और ऑनलाइन परीक्षाएं के माध्यम से मूल्यांकन किया जा सकता है। ऑफलाइन में कागज आधारित परीक्षण और व्यक्तिगत मूल्यांकन किया जा सकता है। कॉस्ट की बात करें तो यात्रा और बुनियादी ढांचे की लागत को समाप्त करने के कारण अधिक लागत प्रभावी हो सकता है, और ऑफलाइन में भौतिक बुनियादी ढांचे और यात्रा के कारण उच्च लागत हो जाती है। उपस्थिति की ट्रैकिंग, तो अक्सर लॉगिन रिकॉर्ड और गतिविधि लॉग के माध्यम से ट्रैक किया जाता है, और ऑफलाइन में शिक्षक द्वारा मैनुअल रूप से लिया जाता है। फिर शिक्षक की भूमिका क्या होगी, तो एक मार्गदर्शक और गाइड के रूप में कार्य करता है, अक्सर रिकॉर्ड किए गए व्याख्यान प्रदान करता है। ऑफलाइन में सीधे व्याख्यान देता है तथा कक्षा का प्रबंधन करता है। फिर छात्र की संलग्नता, स्टूडेंट एंगेजमेंट, तो संलग्नता चुनौतीपूर्ण हो सकती है और इंटरेक्टिव टूल की आवश्यकता होती है। ऑफलाइन में भौतिक उपस्थिति के माध्यम से छात्र की संलग्नता को मापन और बनाए रखना आसान हो जाता है। फिर फीडबैक, तो अक्सर डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान किया जाता है और इसमें देरी हो सकती है, लेकिन ऑफलाइन में आमने सामने ही बातचीत हो जाती है, तो तत्काल प्रतिक्रिया, तत्काल हमको फीडबैक मिल जाता है। सहयोग, कोलैबोरेशन, तो सहयोग आभासी समूह, परियोजना और चर्चा फोरम के माध्यम से होता है। ऑफलाइन में व्यक्तिगत समूह कार्य के माध्यम से आसान और अधिक स्वाभाविक सहयोग होता है। सीखने का वातावरण, घरेलू विकर्षण और समर्पित सीखने की जगह की कमी से प्रभावित हो सकता है, क्योंकि हम घर में बैठ के कर रहे हैं, बीच बीच में डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन ऑफलाइन में नियंत्रित और संरचित कक्षा का वातावरण होता है, क्योंकि वहाँ पे पूरा माहौल ही ऐसा बना होता है, सब साथ में होते हैं पढ़ने में, तो वहाँ पे माहौल बना होता है। और हम अगर घर से पढ़ रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे थोड़ा माहौल कम मिलता है, डिस्टर्बेंस ज़्यादा होते हैं। पाठ्यक्रम डिजाइन, तो अधिक मल्टीमीडिया सामग्री, इंटरेक्टिव तत्वों की आवश्यकता होती है ऑनलाइन में। ऑफलाइन में मुख्य रूप से पाठ्य पुस्तकों और भौतिक शिक्षण सहायक उपकरणों पर निर्भर करता है ये। चलिए, ये था हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन। अब ऑनलाइन में ही हमारी एक नई दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन की एक फैसिलिटी जो मिली है, जिसे बोला जाता है मूक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। हम इसके बारे में देखने वाले हैं। विशाल मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम, इसको मूक बोलते हैं, MOOC। ठीक है, तो ये ऑनलाइन टीचिंग की, डिस्टेंस एजुकेशन की इसमें व्यवस्था होती है ना। ये एक इंटरेक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है, जहाँ पे विद्यार्थी को ऑडियो विजुअल सिस्टम में लेक्चर देख और सुन सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो मूक के माध्यम से काम कर रही है। ये इसी तरह भारत में, मतलब भारत में जो है इसी मूक का जो एग्जाम्पल है, वो स्वयं जो है वो हमारे भारत में इसकी फैसिलिटी देता है। चलिए, अब मूक के बारे में देख लेते हैं। मूक जो है, मूक से विविध शिक्षार्थियों के लिए अपने ज्ञान और कौशल को उन्नत करने के लिए एक लोकप्रिय मार्ग बन गया है। जो शिक्षक और मूक बनाने में नए हैं, वे अपनी कक्षा की क्रियाओं की नकल करने के लिए प्रौद्योगिकी सुविधाओं के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये मूक जो है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसलिए आपके पास प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी की सुविधा होनी चाहिए। प्रौद्योगिकी की क्षमताओं के बारे में जागरूक होना आवश्यक है। यह अधिक महत्वपूर्ण है कि MOOC
सुविधाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जाए, इस पर ध्यान केंद्रित करना ताकि छात्र की भागीदारी और सीखने को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, इसलिए एमओ शिक्षकों को एक सीखने केंद्रित एमओओसी बनाने के लिए डिजाइन सिद्धांतों और दिशा निर्देश के सेट की आवश्यकता होती है। अब जो मूक से रिलेटेड है तो इसमें कौन कौन शामिल होता है, ऑडियंस जो होगा शिक्षक होगा और जो इसके निर्माता क्रिएटर है वो, है ना। ये एक वैकल्पिक माध्यम है, इसमें ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब टाइप की इसमें एजुकेशन मिल सकती है। ठीक है, अब है हमारा जो भारत में जो ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहा है मूक जो दूरस्थ डिस्टेंस एजुकेशन है, वो स्वयं जो है वो यहाँ पे काम कर रहा है। स्वयं का फुल फॉर्म जो है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग। ठीक है, तो ये जो इसका शुभारंभ जो हुआ है, मतलब ये पूर्व जो प्रणब मुखर्जी हमारे जो राष्ट्रपति जी थे उनके इन्होंने शुभारंभ ये किया है। और ये जो लॉन्च हुआ है 9 जुलाई 2017 को, जो स्वयं जो लॉन्च हुआ है 9 जुलाई 2017 को ये लॉन्च किया गया था। और इसमें जो एजुकेशन की जो फैसिलिटी दी गई है वो 9th क्लास से लेकर टू पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लिए दिया गया है। इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसका जो सिद्धांत है, 3 सिद्धांत है, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। इसके जो 3 प्रिंसिपल आप बोलेंगे, एक्सेस पहुंच, दूसरा है इक्विटी निष्पक्षता, तीसरा है क्वालिटी गुणवत्ता। ठीक है, तो यहाँ इसके ये 3 सिद्धांत है मुख्य रूप से। चलिए अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। स्वयं एक स्वदेशी भारत में निर्मित आईटी विशाल मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्लेटफॉर्म है जो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए जिसे आईटी सिस्टम का उपयोग करके किसी भी समय कहीं भी कोई भी एक्सेस कर सकता है। इसे भारत सरकार द्वारा शिक्षा के 3 प्रमुख सिद्धांत पहुंच, समानता और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया गया है। एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी के लिए पहुंच का अर्थ है सबसे कमजोर वर्ग तक भी सर्वोत्तम शिक्षण को पहुंचाना। यह आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए सभी स्तरों पर डिजिटल विभाजन को पाटने का प्रयास करता है। इसमें कक्षा 9वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, जिसे किसी भी समय कहीं भी कोई भी एक्सेस कर सकता है। सत्रों को सर्वोत्तम संकाय द्वारा विकसित किया गया और मुफ्त में उपलब्ध है। इसमें 1000 से अधिक विशेष रूप से चुने गए संकाय सदस्य हैं। अब स्वयं पर होस्ट किए गए पाठ्यक्रम 4 खंडों में दिए गए हैं। पहला, वीडियो ट्यूटोरियल कवरिंग होल कोर्स। वीडियो ट्यूटोरियल जो पूरे पाठ्यक्रम को कवर करते सामान्यतः 20 घंटे के होते हैं। प्रत्येक व्याख्यान 30 मिनट से अधिक नहीं होता है। दूसरा जो है ई कंटेंट, तो ई सामग्री वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा में जोड़ी गई है। सेल्फ असेसमेंट, तो स्व मूल्यांकन के लिए क्विज, असाइनमेंट और पाठ्यक्रम के बीच में होता है। डिस्कशन फोरम फॉर पोस्टिंग क्वेरीज, तो प्रश्न पोस्ट करने के लिए चर्चा मंच बनाए गए हैं। तो ये 4 प्रकार के इन्होंने सुविधाएं खंड दिए गए हैं टीचिंग के लिए, जहां मतलब पढ़ सकते हैं इन 4 खंडों के माध्यम से। अब स्वयं की विशेषता जो है, किसी भी समय कहीं भी मल्टीमीडिया का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाला सीखने का अनुभव है ना। स्कूल से विश्वविद्यालय स्तर तक सभी पाठ्यक्रमों के लिए इंटरेक्टिव सामग्री के लिए वन स्टॉप वेब स्थान बनाया गया है। ये अत्याधुनिक प्रणाली को जो आसान पहुंच, निगरानी, प्रमाण, सर्टिफिकेशन भी ये अनुमति देती है। इसमें सहकर्मी समूह बातचीत और संदेह स्पष्ट करने के लिए चर्चा मंच भी है। यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है, क्लैरिटी चाहिए, कोई डिस्कशन करना है, उसके लिए फोरम बनाए गए हैं।
ठीक है। हाइब्रिड मॉडल जो कक्षा शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाता है। इस प्रकार यह सब ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया अत्याधुनिक शिक्षा शास्त्र प्रौद्योगिकी का उपयोग करके होता है। इसका जो फुल फॉर्म था स्टडी, स्वयं का जो फुल फॉर्म है एस स्टैंड फॉर स्टडी, वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग चलिए, इसमें 9 राष्ट्रीय समन्वयक जो कोऑर्डिनेटर्स है इसमें वो शामिल है, जो है AICTE, NPTEL, UGC, ठीक है, और CEC जो अंडर ग्रेजुएशन एजुकेशन है उसके लिए, फिर NCERT, NIOS स्कूल एजुकेशन के लिए है, IGNOU आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स जो बाहर के लिए, बाहर के छात्रों के लिए है, IIMB मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए है, और NITTTR टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो इसमें 9 ये समन्वयक कोऑर्डिनेटर शामिल किए गए हैं। प्रमाणन की तलाश में छात्रों को पंजीकृत किया जाएगा और पाठ्यक्रम की सफलतापूर्वक पूर्णता पर एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा एक छोटी सी शुल्क के साथ। मतलब फीस देनी पड़ेगी, तो मिनिमम फीस हो रहेगी, और उसके बाद ये कंप्लीट कोर्स करने के बाद एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। मूल्यांकन प्रोक्टर्ड परीक्षा के माध्यम से होता है, और इस परीक्षा में प्राप्त अंक या ग्रेड छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। स्वयं प्लेटफॉर्म को MHRD और जो स्वयं MHRD और AICTE द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की मदद से स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। अंततः 2000 पाठ्यक्रमों और 80,000 घंटे की शिक्षा की मेजबानी करने में सक्षम होगा। स्कूल, स्नातकोत्तर, इंजीनियरिंग, कानून और अन्य पेशेवर पाठ्यक्रम को कवर करेगा ये। अब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उसमें मूक गाइडलाइंस क्या है वो देखे गए हैं। तो स्वयं के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राजपत्र स्वयं के माध्यम से ऑनलाइन सीखने के पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क देगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद राजपत्र स्वयं के माध्यम से ऑनलाइन सीखने के पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क देंगे। ये सब क्रेडिट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेंगे। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट जो प्लेटफॉर्म है पढ़ाई से रिलेटेड है स्वयं प्रभा, जो इसमें 34 चैनल DTH चैनल के माध्यम से ये पढ़ाया जाता है। 24/7 आवर्स के लिए ये होता है, चैनलों के माध्यम से यहाँ पे टीचिंग है। तो स्वयं प्रभा 32 DTH चैनलों का एक समूह है जो GSAT 15 उपग्रह का उपयोग करके 24/7 आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करने के लिए समर्पित है। ठीक है, हर दिन कम से कम 4 घंटे के लिए नया कंटेंट होगा, जिसे दिन में 5 बार दोहराया जाएगा, जिससे छात्रों को अपनी सुविधा के समय का चयन करने की अनुमति मिलेगी। चैनलों को BISSG गांधीनगर से अपलिंक किया गया है। सामग्री NPTEL, IIT, UGC, CEC, IGNOU, NCERT, NIOS द्वारा प्रदान की जाती है। यहाँ पे जो कंटेंट, जो सामग्री जो दी गई है वो इनके द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। वेब पोर्टल का रखरखाव इन्फ्लिबनेट सेंटर द्वारा किया जाता है। अब DTH चैनल निम्नलिखित को कवर करते हैं। क्या क्या शामिल है? तो उच्च शिक्षा,
हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो है पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन के स्तर का पाठ्यक्रम है ना, और आधारित पाठ्यक्रम सामग्री जिसमें कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्रदर्शन कला, सामाजिक विज्ञान और मानविकी, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कानून, चिकित्सा, कृषि आदि जैसे विभिन्न विषय शामिल किए गए हैं। सभी पाठ्यक्रम स्वयं के माध्यम से उनके विस्तृत प्रस्ताव में प्रमाणन के लिए तैयार होंगे, जो MOOC पाठ्यक्रमों की पेशकश के लिए विकसित किया जा रहा है। दूसरा इसमें स्कूल शिक्षा जो 9th से 12th तक स्तर से है, ये शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षण और सीखने की निर्देशात्मक सुविधाओं के लिए बुनियादी मॉड्यूल है, जो हमारे बच्चों को विषयों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं। यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी शिक्षार्थियों की मदद करता है, ताकि वे व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर सकें। थर्ड है पाठ्यक्रम आधारित पाठ्यक्रम, जो भारत और विदेश में भारतीय नागरिकों जीवन भर के शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, इस बारे में भी बताया जाता है। और छात्रों को कक्षा 11वीं 12वीं की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता करें, इसके बारे में भी इसमें इसका जो पाठ्यक्रम सामग्री है ये सब इसमें प्रोवाइड की जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।